नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग नाम की अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप भारत के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अदानी पर लगाए गए। नतीजा यह हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अदानी कंपनीज को $65 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। और शुक्रवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि कांग्रेस, आप और तृणमूल समेत 13 विपक्षी दलों ने इसे घोटाला बताया और जेपीसी से जांच की मांग पर अड़ गए, जिसे मौजूदा केंद्र सरकार अनसुना किए बैठी है। और जेपीसी के चलते 3 बार केंद्र की सरकार पलट दी गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह जेपीसी क्या बला है जिसने आज़ादी के बाद 3 बार केंद्र की सरकार को पलट दिया था। क्यों विपक्षी दल जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं? जेपीसी का गठन किस प्रकार होता है और कौन करता है? जेपीसी में कौन कौन मेंबर बन सकते हैं और कितने मेंबर बन सकते हैं? जेपीसी किस से पूछताछ कर सकती है और जेपीसी के पास क्या ताकतें होती है? भारत में आज़ादी के बाद कब कब जेपीसी का गठन हुआ और इसका क्या नतीजा रहा? ऐसे बहुत से सवाल जेपीसी को लेकर होंगे, शायद आप नहीं जानते। तो चलिए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। यूं तो संसद में बने बहुत से कानूनों को लेकर जेपीसी का गठन हो चुका है, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में सिर्फ 6 बार किन्हीं घोटालों की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी का गठन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी। भारतीय संसद में 2 तरह की कमेटियों का रिवाज है, स्थायी कमेटी और अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी है, सरकार के वित्तीय कामों पर नजर रखती है और उनकी जांच करती है। इनसे अलग कार्य में जरूरत पड़ने पर संसद सभी दलों की सहमति से एक अस्थायी कमेटी भी बनाती है, जैसे तकनीकी विषयों के विधेयकों की जांच पड़ताल के लिए कमेटी। यह कमेटियां जांच परख कर विधेयकों में कुछ जोड़ने या घटाने की सलाह सरकार को देती है। ठीक इसी तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए भी सांसदों की मिलीजुली कमेटी यानी जेपीसी बनाई जाती है। और अडानी मामले में विपक्ष इसी जेपीसी गठन की मांग कर रहा है। अब सवाल आता है जेपीसी के मेंबरों को लेकर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही एक छोटा रूप होती है। इसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी अनुपात में रखे जाएं जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य है। ऐसे में साफ है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी का बहुमत होता है। अगर मौजूदा सरकार अडानी मामले में जेपीसी कमेटी बनाती है तो फैसला क्या होगा, आप भी इस पर सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में 303 और राज्यसभा में 91 मेंबर है। जेपीसी में राज्यसभा सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा सदस्य दोगुने होते हैं। जेपीसी में कितने मेंबर होंगे इसकी संख्या तय नहीं है। आमतौर पर 30 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। अदानी मामले में जेपीसी बैठती है तो सरकार इसमें पेंच फंसा सकती है। भले ही जेपीसी संसद बनाती है, लेकिन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत सरकार के पास है। और जेपीसी बनाने का प्रस्ताव पास करने के लिए लोकसभा में बहुमत की जरूरत होती है, जो कि मौजूदा सरकार के पास है। जेपीसी के पास क्या ताकत होती है? जेपीसी किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार रखती है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। जेपीसी के समक्ष पेश न होना संसद की अवमानना मानी जाती है। जेपीसी संबंधित व्यक्ति से लिखित और मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। अगर सबूत के लिए बुलाने पर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के फैसले को अंतिम माना जाता है। जेपीसी को अब तक किन किन मुद्दों को लेकर बैठाया गया है? बोफर्स घोटाला 1987, यह पहली जेपीसी थी और इसने 50 बैठकों के बाद अप्रैल 1988 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के पास थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन पर पहली बार एक खबर चलाई। इस खबर में आरोप लगा कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफर्स कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है। इस खबर की आंच राजीव गांधी की सरकार तक भी पहुंची और विपक्ष ने जेपीसी की मांग की। अगस्त 1987 में जेपीसी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता बी शंकरानंद थे। हालांकि 50 बैठकों के बाद राजीव सरकार को 26 अप्रैल 1988 को क्लीन चिट मिल गई थी, परंतु विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट से असहमति जताई और नतीजा यह हुआ कि 414 सीटों वाली कांग्रेस सरकार अगले लोकसभा में 197 सीटों पर ही सिमट गई और जेपीसी को इसकी बड़ी वजह माना जाता है। दूसरी जेपीसी का गठन 1992 में हर्षद मेहता घोटाले को लेकर किया गया। देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम जोर शोर से उछाला गया। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। कांग्रेस और राव ने इन आरोप को नकार दिया। कभी कोई सबूत भी नहीं मिला। इस मामले को लेकर राव की बहुत किरकिरी हुई। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की।
अगस्त 1992 में जेपीसी का दूसरी बार गठन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास मिर्धा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जेपीसी की सिफारिशों को न तो पूरी तरह स्वीकार किया गया और न ही लागू किया गया। इसका भी नतीजा यह हुआ कि 1996 में आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। देश में तीसरी जेपीसी का गठन 16 अप्रैल 2001 को हुआ। इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। इस जेपीसी ने 105 बैठकों के बाद 19 दिसंबर 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि पहले की तरह इस घोटाले में भी सरकार पर कोई दोष नहीं आया। 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिलाने को लेकर चौथी जेपीसी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष एनसीपी प्रमुख शरद पवार थे। कमेटी ने इस मामले में कुल 17 बैठकें की और 4 फरवरी 2004 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में बताया गया कि शीतल पेय में पेस्टिसाइड था। फरवरी 2011 में 2G स्पेक्ट्रम केस को लेकर 5वीं जेपीसी बनाई गई। देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस 206 सीटें जीतकर देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यूपीए 2 की सरकार बनाई गई। सरकार पर बहुत कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने के आरोप लगे थे। फिर फरवरी 2011 में जेपीसी बनाई गई। 30 सदस्यों की इस कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के पीसी चाको ने की थी। चाको ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी थी। कमेटी में शामिल 15 विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट का विरोध जताया। चाको बाद में रिपोर्ट के ड्राफ्ट में संशोधन को तैयार हो गए थे। अक्टूबर 2013 में संशोधन की हुई जेपीसी की रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि उस समय की सूचना मंत्री ए राजा ने मनमोहन सिंह को यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस जारी करने में दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर गुमराह किया था। इसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस 2014 का आम चुनाव हार गई और अब तक सत्ता में नहीं लौटी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर 2013 में 6वीं बार जेपीसी की जांच बैठाई गई। मामला यूपीए 2 के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है। यह हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदे गए। भारत ने 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 3700 करोड़ का सौदा किया था। आरोप लगा कि सौदा कंपनी के पक्ष में हो, इसलिए बिचौलियों को घूस दी गई है, जिसमें राजनेता और अधिकारी शामिल थे। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की। 27 फरवरी 2013 को जेपीसी की कमेटी बनाई गई, जिसमें 10 राज्यसभा और 20 लोकसभा के सदस्य थे। इस कमेटी ने पहली बैठक के बाद 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आज़ादी के बाद अब तक देश में कुल 6 बड़े घोटालों को लेकर जेपीसी की कमेटी बनाई गई, जिसने 3 बार केंद्र की सरकारों को पलट कर रख दिया था, 1987, 1992 और 2011, जो कि कांग्रेस की सरकार में बैठाई गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार को जेपीसी कमेटी का गठन करना चाहिए या नहीं, या फिर इस मामले को लेकर जेपीसी का गठन कितना जरूरी समझते हैं? अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप इन जेपीसी कमेटियों में से किस मामले की जेपीसी जानने में उत्साहित है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।